नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी भारत में कृषि का विकास। अब तक के जितने भी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उनका हमने डीप किया था पिछली क्लास में। भारत में कृषि का विकास और पिछला जो सेशन था उस उम्मीद है उसके बाहर जो है ना वो प्रश्न नहीं जाएगा। आज हम भारत में उद्योगों का जो विकास से रिलेटेड सेकंड ग्रेड का जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स में फर्स्ट पेपर में की चर्चा करेंगे। अब तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका डीप वो विश्लेषण करेंगे। ठीक है, साथ ही में भारत की जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें किस प्रकार के प्रश्न मतलब किस प्रकार के डेटा जो है ना वो दिए गए हैं उद्योग से संबंधित का भी मैंने क्या किया है समावेश किया है। पिछली क्लास की भांति है ना, पिछले सेशन की भांति ये सेशन भी जो है सेकंड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ही अपना सेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका ये जो टॉपिक है ना वो शायद 100% फुलफिल हो जाए और आने वाले एग्जाम में जो है ना आपके लिए यहाँ से प्रश्न बन जाए। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और सेशन को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, है ना। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का जो अपना प्रश्न है वो आपका स्क्रीन के ऊपर है, आराम से जो है ना वो प्रश्न को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ठीक है, फिर इसके बारे में जो है ना वो चर्चा करते हैं। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न क्या है? प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदाता है? इसी सेकंड ग्रेड एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट 2024 में ये प्रश्न पूछा गया था। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कौन सा उद्योग जो है ना वो सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है टेक्सटाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल और कौन सा खनन। तो बिल्कुल आपका इजी प्रश्न है जो है ना, यहाँ कौन उपलब्ध करवाएगा सबसे ज्यादा जो रोजगार है। मतलब अपन ऐसे कह सकते हैं कि कृषि के बाद जो सबसे ज्यादा रोजगार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करवाता है वो कौन सा उद्योग है? टेक्सटाइल उद्योग है, कपड़ा उद्योग है। ठीक है, इसी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में जो है ना ये प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है ना, दूसरा प्रश्न है भारत की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का केंद्र कौन सा क्षेत्र है? वही सेकंड ग्रेड एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट 2024 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। मतलब ये जो है ना आपकी ये पीएलआई जो स्कीम है भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2020 में की गई, वो ये पूछना चाह रहा है कि ये जो उत्पादन से जुड़ी हुई प्रोत्साहन योजना है, पीएलआई जो योजना है, इसका संबंध इनमें से कौन से क्षेत्र से है? क्या कृषि क्षेत्र से है, पर्यटन से है, सेवा क्षेत्र से है या फिर विनिर्माण क्षेत्र से है? तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा? विनिर्माण क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अब इस पीएलआई से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो यहाँ कौन सी योजना है, पीएलआई से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजना मतलब कौन सी योजना है? पीएलआई योजना, है ना। भारत में विनिर्माण क्षमताओं, है ना, कौन सा है? विनिर्माण क्षमताओं के विकास और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020 में 1.97 लाख करोड़ रुपए, है ना, 1.97 करोड़ रुपए 1.97 लाख करोड़ रुपए के साथ पीएलआई की शुरुआत की थी। तो आपका यहाँ आ गया है कि विनिर्माण क्षमताओं का विकास करना है, निर्यात को क्या करना है? बढ़ावा देना है। इसके उद्देश्य से जो है वो किसकी शुरुआत? पीएलआई की जो है वो आपकी शुरुआत हुई थी। ठीक है ना। है ना, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। तो ध्यान रखना, विनिर्माण क्षमताओं के विकास के लिए, है ना, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020 में 1.97 लाख करोड़ रुपए के साथ पीएलआई की शुरुआत हुई थी। है ना, पीएलआई में 14 प्रमुख उद्योगों, है ना, 14 प्रमुख उद्योगों की अवसंरचना विकास या विनिर्माण क्षेत्र के विकास, मतलब कितने उद्योग जो है ना इसमें शामिल किए गए?
14 उद्योग इसमें शामिल किए गए, या 14 उद्योगों के साथ जो है ना वो किसकी शुरुआत हुई, पीएलआई की शुरुआत हुई। मई 2024 तक पीएलआई के तहत 1.28 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है ना वो प्राप्त हो चुका है, और 10.8 लाख करोड़ रुपए के उत्पाद की बिक्री हो चुकी है, और निर्यात में जो है ना वो 4 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। किसके कारण से? इस पीएलआई योजना के कारण से। ठीक है, उम्मीद है आप इसको याद रख पाएंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न बिल्कुल इजी प्रश्न था, इसी सेकंड ग्रेड में आया था। कौन सा? विनिवेश से तात्पर्य है। सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2024 ये पूछना चाह रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब विनिवेश का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, है ना, या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की निजी क्षेत्र को बेच देना, मतलब सार्वजनिक जो क्षेत्र के उद्योग है उसको निजी क्षेत्र को बेच देना ही कौन है? आपका निवेश है। यहां शेयर बाजार में सरकारी विनियोजन है तो ये ऑप्शन गलत है। शेयर बाजार में सरकारी विनियोजन में कमी वृद्धि, ये भी गलत है। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, ये भी क्या है? आपका गलत है। तो विनिवेश का तात्पर्य क्या है? जो सरकारी उद्यम है, जो सरकारी आपके उद्योग है ना, और उनको कुछ हिस्सेदारी भी हो सकती है, या 100% तक भी हो सकता है। मतलब कुछ शेयर्स जो है ना वो बेचे जा सकते हैं क्षेत्र को, है ना, वो कुछ भी हो सकता है, 10% भी हो सकते हैं, 20% भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 100% तक भी जो है ना आपका क्या हो सकता है? विनिवेशीकरण हो सकता है। वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, वो कुछ हिस्सेदारी जो है ना वो निजी क्षेत्र को बेचना चाह रहा है, या 100% जो है ना वो निजी क्षेत्र को बेचना चाह रहा है। ठीक है ना। लेकिन ये जरूर है कि विनिवेश का मतलब निजीकरण नहीं है। निजीकरण जो है ना, सॉरी, विनिवेश जो है ना वो 0 से लगाकर 100% तक होता है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहां लिखी हुई है, बात जो है ना वो क्या लिखी हुई है, देखिएगा। बात क्या है आपकी, है ना, बात लिखी हुई है, भारत में विनिवेश प्रक्रिया का संचालन, है ना, भारत में कौन सी प्रक्रिया का? विनिवेश प्रक्रिया का संचालन निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, कौन सा विभाग है? निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, या DIPAM के द्वारा किया जाता है, जो किसके अधीन कार्य करता है? वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है? वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। आगे देखिएगा, अब ये प्रश्न देखिएगा, है ना, इकोनॉमिक सर्वे से बनाया गया प्रश्न है, समझने का प्रयास कीजिएगा। आर्थिक समीक्षा कौन है? आर्थिक समीक्षा 2024-25 निम्न कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। भारत की आर्थिक समीक्षा में जो कुछ बातें लिखी हुई हैं उनको क्वेश्चन फॉर्मेट में जो है ना वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में, है ना, औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि का अनुमान है। ये याद रख लीजिएगा। वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि का क्या है? अनुमान है। तो ये कथन आपका क्या है? सही है ना। मतलब औद्योगिक क्षेत्र कौन सी वृद्धि दर से बढ़ेगा, विकास कौन दर से होगा? तो 6.2%। भारत की विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक हिस्सेदारी 2.8% की है। भारत की विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक हिस्सेदारी 2% की है। ये कथन भी आपका क्या है? हिस्सा है। मतलब विनिर्माण के क्षेत्र में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी जो है ना वो 2.8% है। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में औद्योगिक विकास दर घटकर 3.6% रह गई। ये कथन भी क्या है? सही है। तो सारे ही कथन आपके क्या है? सही है। इकोनॉमिक सर्वे में ये तथ्य आपके दिए गए हैं। मतलब वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र 6.2% की वृद्धि से बढ़ेगा। ठीक है। विनिर्माण क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्तर पर जो हिस्सेदारी है वो 2.8% की है। और वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही है उसमें औद्योगिक विकास दर 3.6% तक घट गई, है ना। मतलब विकास दर घट कितनी हो गई? 3.6% हो गई। और सारे ही कथन जो है वो आपके क्या है? सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
ये पर्सन इकोनॉमिक सर्वे में जो है ना, सॉरी एग्जाम में आया हुआ है सेकंड ग्रेड में, यहाँ सेकंड ग्रेड लिखा नहीं गया, मिसप्रिंट हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 8 प्रमुख उद्योगों के मासिक सूचकांक के निर्माण में शामिल नहीं है ना? मतलब जो कोर इंडस्ट्री है, कोर इंडस्ट्री में इनमें से कौन सा उद्योग शामिल नहीं है ना? या कोर इंडस्ट्री का जो मासिक आपका सूचकांक बनता है उसमें से कौन से उद्योग को इसमें शामिल किया जाता? कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक या फिर कपड़ा उद्योग। तो ध्यान रखना, कच्चा तेल जो है, प्राकृतिक गैस है, उर्वरक है, इन तीनों को शामिल किया जाता है। कौन शामिल नहीं होता? 8 कोर इंडस्ट्री में कपड़ा उद्योग शामिल नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना? इसकी डिटेल से चर्चा करते हैं। यहां देखो, 8 कोर इंडस्ट्रीज मतलब 8 जो आपके कोर उद्योग है जिनका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सारांश के अनुसार कौन सा क्रम दिया गया है? अवरोही क्रम दिया गया है। मतलब 8 कोर इंडस्ट्री कौन सी है, उनके नाम है, और जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार किया जाता है मासिक आधार पर एनएसओ के द्वारा, उसमें है ना सबसे ज्यादा भारांश कौन से उद्योग का है और सबसे कम कौन से का है? तो हमने यहाँ कौन से क्रम में भारांश लिख दिया गया है? अवरोही क्रम में। मतलब औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सबसे ज्यादा भारांश होता है रिफाइनरी उत्पाद का 1 नंबर पर। 2 नंबर पर कौन है? विद्युत है। ठीक है, ध्यान रखना। 3 नंबर पर कौन है? इस्पात है। 4 नंबर पर कोयला है। 5 नंबर पर कच्चा तेल है। 6 नंबर पर प्राकृतिक गैस है। 7 नंबर सीमेंट। 8 नंबर उर्वरक। मतलब औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सबसे कम भारांश किसका है? उर्वरक का है। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज है। इन 8 कोर इंडस्ट्री का जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार किया जाता है ना, उसमें भारांश के अनुसार इनका अवरोही क्रम है। सबसे ज्यादा भारांश रिफाइनरी उत्पाद का, दूसरा सबसे ज्यादा विद्युत का, सबसे कम किसका होता है भारांश? उर्वरक का होता है, और दूसरा सबसे कम किसका होता है? सीमेंट का होता है। तो आपको यहाँ दोनों चीजें ध्यान में रखनी है, 8 कोर इंडस्ट्रीज के नाम भी ध्यान में रखने हैं और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में इनका भारांश के अनुसार क्रम भी ध्यान में रखना है। ठीक है, उम्मीद है याद रख लोगे। आगे देखो, आगे है आपका कौन सा? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। कौन है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किसके द्वारा तैयार होता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। आधार वर्ष जो है ना वो कौन सा है? 2011-12। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक निम्न सेक्टर के आधार पर तैयार होता है, और ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखना। एक विनिर्माण, खनन और विद्युत। ध्यान रख लीजिएगा, विनिर्माण, खनन और कौन सा? विद्युत। इनके आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार किया जाता है। ठीक है, कौन सा? विनिर्माण, खनन, विद्युत। पर्सन पूछ लेगा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं होता है ना? और 4 नंबर का ऑप्शन दे देगा निर्माण। 4 नंबर का ऑप्शन दे देगा कौन सा? निर्माण। तो निर्माण जो है ना वो क्या नहीं होता? शामिल नहीं होता है। विनिर्माण शामिल है ना? विनिर्माण, खनन और विद्युत क्षेत्र जो है ना वो क्या है? शामिल है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कौन सा है? भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 2021 में अधिसूचित 7 पीएम मित्र पार्क का संबंध किससे है? सेकेंड ग्रेड एग्जाम है ना, 12 फरवरी 2023। मतलब पीएम मित्र जो पार्क है ना, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड है ना टेक्सटाइल अपेरल रीजनल और अपेरल जो पार्क है उनकी बात कर रहा है। तो इनका संबंध किससे है? पर्यावरण सहायक कृषि, नई टेक्सटाइल पार्क नाम आ गया, तो उद्योग उसके कपड़ा उद्योग से संबंधित है। सूचना तकनीकी के क्षेत्र में चौमुखी विकास नहीं। सेवा क्षेत्र में निर्यातकों के विकास से, ये भी नहीं है। कौन सा सही होगा? वस्त्र उद्योगों के विकास से रिलेटेड है। कौन? पीएम मित्रा। कौन? पीएम मित्रा जो पार्क योजना है वो। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं? पीएम मित्रा की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? पीएम मित्रा की। ठीक है, ये लो आपके सामने है कौन? पीएम मित्रा, है ना।
देखो पीएम मित्रा नाम क्या है, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। ठीक है, ये तो इसका पूरा नाम है पीएम मित्रा का, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। ठीक है, कितने राज्यों में, ध्यान दे लेना, कितने राज्यों में, 7 राज्यों, कितने राज्यों में, 7 राज्यों में। वो राज्य कौन से हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्या किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे, क्या किए जाएंगे, आपके स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, पीएम मित्रा मतलब मेगा टेक्सटाइल पार्क है ना, ये क्या है, ये है 5S, सॉरी 5F है ना, मतलब जो आपका पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क है वो कौन सी अवधारणा पर आधारित है, 5F, 5 का मतलब होता है 5, F की अवधारणा पर आधारित है। 5F का मतलब क्या होता है, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन विजन के अनुरूप कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देना है ना। देखो, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, है ना, तो ये कितने हो गए आपके, 5F हो गए। उस विजन पर आधारित है आपका कौन सा, पीएम मित्रा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। अब इकोनॉमिक सर्वे से प्रश्न आया है, कहीं आया नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे से जो है ना वो प्रश्न बनाया गया है, और जो भारत का कपड़ा उद्योग है उससे रिलेटेड ये क्या है, प्रश्न है। तो कथनों पर देखो विचार करो। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला कथन क्या है, कपड़ा उद्योग का भारत के विनिर्माण में लगभग 11% की हिस्सेदारी है। मतलब कपड़ा उद्योग का विनिर्माण के क्षेत्र में कितने परसेंट के योगदान है, 11%। क्या है, सही है। भारत जूट का प्रमुख उत्पादक है, भारत जूट का प्रमुख उत्पादक है तथा कपास, रेशम और मानव निर्मित फाइबर उत्पादन के विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है ना। कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। इसका मतलब यह है कि जूट उत्पादन में भारत 1 नंबर पर है तथा कपास, रेशम और मानव निर्मित फाइबर के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। किसके उत्पादन में, कपास, रेशम और मानव निर्मित फाइबर के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, यह कथन भी आपका सही है। अगला, भारत कपड़ा और परिधान का 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक है। किस किस का, कपड़ा और परिधान का 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक है तथा इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार, है ना, इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 4%। मतलब कपड़ा और परिधान का 6वां बड़ा निर्यातक है, और जो कपड़ा और परिधान का जो वैश्विक बाजार है उसमें भारत की हिस्सेदारी कितने परसेंट की है, 4%, है ना। उससे रिलेटेड जो व्यापार होता है, कपड़ा और परिधान से रिलेटेड वैश्विक स्तर पर जो व्यापार होता है उसमें भारत की हिस्सेदारी 4% है। कपड़ा और परिधान के निर्यात में 6वां स्थान है। ठीक है, यह कथन भी क्या है, सही है। भारत के कुल व्यापारिक निर्यात के, है ना, कुल व्यापारिक निर्यात की बात हो रही है, तो भारत के कुल व्यापारिक निर्यात के हस्तशिल्प सहित कपड़ा और परिधान की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2024 में 8% रही। मतलब भारत के कुल व्यापारिक जो निर्यात है उसमें हस्तशिल्प, कपड़ा और परिधान की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2024 में कितनी परसेंट थी, 8% थी। किस किस की, और किस में, व्यापारिक निर्यात में जितना भी भारत ने, है ना, निर्यात किया है, कुल व्यापारिक जो निर्यात किया है उसमें हस्तशिल्प, कपड़ा और परिधान की हिस्सेदारी 8% की थी। ठीक है, यह कथन भी क्या है, सही है। हस्तशिल्प सहित भारत का वस्त्र और परिधान का वित्त वर्ष 2024 में निर्यात, है ना, मतलब ये कह रहा है हस्तशिल्प सहित जो कपड़ा और परिधान है
वस्त्र और जो परिधान है ना, उसका मूल्य में निर्यात कितना हुआ वित्त वर्ष 2024 में, कितना निर्यात हुआ, 35.87 बिलियन डॉलर का निर्यात था, और जो वित्त वर्ष 2023 में 36.39 बिलियन डॉलर का था। मतलब हमने इतने डॉलर के हस्तशिल्प, कपड़ा और परिधान निर्यात किए हैं, जबकि कुल निर्यात में, ये तो मूल्य हो गया कि कितने मूल्य के निर्यात किए, हस्तशिल्प, कपड़ा और परिधान 35.87 बिलियन डॉलर के, और कुल व्यापारिक जो निर्यात है उसमें हस्तशिल्प, कपड़ा और परिधान की जो हिस्सेदारी है वो वित्त वर्ष 2024 8% की थी, है ना, ये भी ध्यान रख लेना। तो ये कथन भी क्या है आपका सही है, सारे ही कथन क्या है सही है, और है ना क्वेश्चन फॉर्मेट, पॉइंट फॉर्मेट में जो है ना वो आपको बता दिया गया है, ताकि जो है ना याद करने में आसानी रहे। ठीक है, उद्देश्य यही है हमारा, तो है ना ज्यादा से ज्यादा आपको क्या हो सके, चीजें याद हो सके, इस फॉर्मेट में आपको प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, और ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना, प्रश्न क्या है, भारतीय वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, लेकिन वो है ना लिखा नहीं गया, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ वही हुआ है। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है ना, भारतीय वस्त्र उद्योग के संदर्भ में। अब इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में भारत के कपड़ा उद्योग के बारे में, वस्त्र उद्योग के बारे में कौन कौन सी बातें दी गई हैं वो पीछे हमने देख ली हैं, है ना। तो अगर मान लो आगे प्रश्न बनता है तो उन बातों का आप जरूर याद करने का प्रयास कीजिएगा। वस्त्र उद्योग भारत के प्रत्यक्ष रूप से करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाता है। मतलब भारत का वस्त्र उद्योग जो है ना वो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट 4.5 करोड़ लोगों को क्या करता है, रोजगार उपलब्ध करवाता है। तो ये लाइन बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है ना। वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए आधुनिक औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए सरकार ने सभी राज्यों, है ना, सभी राज्यों में पीएम मेगा एकीकृत टेक्सटाइल रीजन एवं अपैरल पार्क स्थापना को मंजूरी दी है। तो सभी राज्यों में नहीं दी है, कितने राज्यों में दी है, 7 राज्यों में ये पीएम मित्रा, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। इस वजह से ये कथन क्या हो गया है, गलत हो गया है। सभी राज्यों में नहीं दी, 7 राज्यों में दी है। ठीक है ना, तो याद रख लीजिएगा, प्रश्न आया हुआ है, आगे भी आने की संभावना रहेगी। फिर से देखो, आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन बनाया गया है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के तकनीकी वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कौन से वस्त्र आ गए हैं, अब तकनीकी वस्त्र उद्योग आ गया है। तो पहला कथन क्या है, भारत का तकनीकी वस्त्र उद्योग विश्व में 5वें स्थान पर है। बिल्कुल ये क्या है, सही है। वित्त वर्ष 2024 में भारत का तकनीकी वस्त्र बाजार, है ना, 26.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ठीक है, ये भी क्या है, सही है। ये भी क्या है, सही है। भारत तकनीकी वस्त्रों का शुद्ध निर्यातक है, ये भी सही है। वित्त वर्ष 2024 में 2.58 बिलियन डॉलर का जो है ना वो क्या किया गया है, निर्यात किया गया है। तो सारे ही कथन आपके क्या है, सही है। मतलब भारत जो है ना तकनीकी वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कौन सा है, आपका 5वां बड़ा देश है। 2024 में भारतीय तकनीकी वस्त्र बाजार 26.8 बिलियन डॉलर का था। तकनीकी वस्त्रों का भारत शुद्ध निर्यातक है, और 2024 का जो वित्त वर्ष है उसमें लगभग 2.58 बिलियन डॉलर के तकनीकी वस्त्र भारत ने क्या किए हैं, निर्यात किए हैं। तो सारे ही कथन जो है ना वो आपके क्या है, सही है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। अगर साफ नजर नहीं आ रहा है तो एक देखो दूसरी पीडीएफ से जो है ना वो ट्राई करते हैं, है ना। हमने कहां तक जो है ना वो आपके प्रश्न देख लिए थे। अगर साफ नजर नहीं आ रहा है तो ये अपना प्रश्न हो ही गया था, है ना, ये अपना प्रश्न हो गया था। ये अभी प्रश्न हुआ था, ये रहा।
आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के तकनीकी वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का तकनीकी वस्त्र उद्योग विश्व में 5वें नंबर पर है, बिल्कुल सही है। वित्त वर्ष 2024 में भारतीय तकनीकी वस्त्र बाजार 26.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, ये भी सही है। भारत तकनीकी वस्त्रों का शुद्ध निर्यातक है और वित्त वर्ष 2024 में निर्यात 2.58 करोड़ रुपए का था, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या है, सही है, ठीक है। सारे कथन जो है ना वो क्या है, सही है, ठीक है ना। पर्सन क्या है, पर्सन देखिएगा आप, है ना। पर्सन क्या है आपका, पढ़िएगा एक बार, देखो। राष्ट्रीय रसद नीति है 2002 की, ठीक है ना। मतलब नेशनल लॉजिस्टिकल पॉलिसी है, ठीक है। मतलब राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी है। इसके खतरों पर आप एक बार विचार कीजिए। तब तक मैं थोड़ा सा जो है ना वो क्या कर लेता हूँ, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये जो है ना आपका आया हुआ है, ठीक है ना। राष्ट्रीय रसद नीति 2022 है ये, राष्ट्रीय रसद नीति 2022, है ना। नेशनल स्टैटिक्स लॉजिस्टिक पॉलिसी के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है ना वो सही है। सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2023 जो 30 अगस्त को लगी थी के बारे में जो है ना ये प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न क्या है, मतलब कथन क्या है, वर्ष 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत को घटाकर वैश्विक बेंचमार्क के करीब लाना, कथन क्या है आपका, सही है, ठीक है। वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के सर्वोच्च 25 देशों में भारत को लाना, यह कथन भी आपका क्या है, सही है। दोनों ही कथन क्या है आपके, सही है। जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है 2022 उसके बारे में दोनों ही कथन आपके क्या है, सही है, ठीक है ना। देखो अब यहां से, है ना, राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के लक्ष्य, लक्ष्य क्या है। पहला लक्ष्य, वर्ष 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक की लागत को सकल घरेलू उत्पाद का, है ना, कितने परसेंट, अभी जो लॉजिस्टिक लागत है कितनी 14 से 18% जो है ना से घटाकर वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, है ना, प्रथाओं है ये, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के 8% तक लाना। मतलब अभी अपने देश में जो है ना लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है ना, सकल घरेलू उत्पाद की, मतलब लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है वो सकल घरेलू उत्पाद की 14 से कितनी परसेंट है, 18% है। इसको वित्त वर्ष 2030 तक कितने परसेंट तक लाना है, 8% तक लाना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के सर्वोच्च 25 देशों में भारत को लाना, यह भी इसका क्या है, सही है। नीति का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि संचार तंत्र संबंधी समस्याएं न्यूनतम हो, निर्यात कई गुना बढ़े, लघु उद्योग और उनमें काम करने वाले लोगों को पर्याप्त लाभ मिले, ये भी नीति का क्या है, इससे है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है ना वो नोट डाल के जो लिखा हुआ है वो है काम का, क्या है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। इसके बाद में अभी तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ना वो जारी नहीं किया गया है। जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम कौन है, विश्व बैंक है। तो अभी यही लॉजिस्टिक जो आपका परफॉर्मेंस इंडेक्स है ना वो चल रहा है, कब का, वर्ष 2023 का, है ना। 24-25 में ऐसा कोई इंडेक्स अभी तक जारी नहीं हुआ है, ठीक है। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। भारत अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में वैश्विक रैंकिंग में 22वें स्थान पर है। इंपॉर्टेंट अभी ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना, है ना। भारत अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी के वैश्विक रैंकिंग में तो कौन से स्थान पर है, 22वें स्थान पर है। तथा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स स्कोर में कुल मिलाकर कौन से स्थान पर है, 38वें स्थान पर है। ये वाला प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया है, 38वें स्थान पर। मतलब लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में कुल मिलाकर भारत कौन से स्थान पर है, 38वें स्थान पर। लेकिन अगर कैटेगरी आपको दे दे
जो कि दे सकता है, इसीलिए कह रहा हूं महत्वपूर्ण है कि अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी के, है ना, कौन सी श्रेणी है, अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत की वैश्विक रैंकिंग कौन सी है, 22वीं। और कुल मिलाकर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में रैंक कौन सी है, 38वीं रैंक है। आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ही जो है ना वो आपका आया हुआ है। भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन एवं शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया। सेकंड ग्रेड एग्जाम 30/7/2023 को जो है ना ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो इनमें से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया, समाधान पोर्टल शुरू किया गया, या उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया गया, या चैंपियंस पोर्टल शुरू किया गया, या फिर कौन सा ये रैंप पोर्टल शुरू किया गया। तो इसका आंसर है कौन सा, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है ना वो आपका शुरू किया गया था। किसके लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन वैश्विक पर रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा पोर्टल जो है ना वो शुरू किया गया, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है ना वो आपका किया गया था। ठीक है, अब थोड़ी सी डिटेल देखिएगा। एमएसएमई को पंजीकृत करने के प्रक्रिया को सरल बनाने तथा व्यापार करने में सुगमता लाने के लिए जुलाई 2020 में उद्यम पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया था, जुलाई 2020 में, एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के लिए, है ना, व्यापार करने में जो है ना उनको सुगमता आए, है ना, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कौन सा कौन सा पोर्टल जो है ना वो शुरू किया गया, उद्यम पंजीकरण पोर्टल जो है वो शुरू किया गया था। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब इकोनॉमिक सर्वे में जो है ना कुछ स्पेशल बातें दी हुई हैं, उन स्पेशल बातों को पर्सन के रूप में जो है ना वो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। भारत में एमएसएमई के विलंबित भुगतान या फाइलिंग पर विवादों का निपटारा करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में दिया गया है। तो देखो भारत में कौन सा है, एमएसएमई के विलंबित भुगतान या फाइलिंग पर विवादों का निपटारा करने के लिए कौन सा पोर्टल जो है ना वो लॉन्च किया गया। तो इसमें देखो समाधान पोर्टल, उद्यम पोर्टल, चैंपियंस पोर्टल या रैंप पोर्टल। तो इस पर्सन का जो आंसर है वो आपका कौन सा है, समाधान पोर्टल जो है ना वो लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, विलंबित भुगतान या फाइलिंग पर विवादों का निपटारा करने के लिए कौन सा पोर्टल, समाधान पोर्टल जो है ना वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, देखिएगा ये समाधान पोर्टल के बारे में क्या कह रहा है। समाधान पोर्टल को देखो, है ना, एमएसएमई समाधान, है ना, एमएसएमई समाधान, यही है वो पोर्टल। ठीक है ना, इसका उद्देश्य क्या है, यह सूक्ष्म और लघु, एक संस्था है, कौन सी, सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद। कौन सी संस्था है, सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद है, उसके द्वारा का संचालन किया जा रहा है। कौन से वाले का, एमएसएमई समाधान का। ठीक है ना, उद्देश्य क्या है, विलंबित भुगतान निगरानी प्रणाली है जो पीड़ित एमएसएमई द्वारा विलंबित भुगतान पर संदर्भ प्राप्त करने या फाइलिंग पर विवादों का निपटारा करती है। कौन, एमएसएमई समाधान पोर्टल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना, किसके लिए ये जो है ना लॉन्च किया गया है, आपका ध्यान रखना, विलंबित जो भुगतान है ना, या फाइलिंग की जो भी समस्या आ रही है, उन समस्या व विवादों का निपटारा करने के लिए ये ऑनलाइन पोर्टल जो है वो आपका शुरू किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है, सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद। कौन सी है, सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर से आपका जो एमएसएमई के संदर्भ में इकोनॉमिक सर्वे में जो बातें दी गई हैं उनको क्वेश्चन फॉर्मेट में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो देखो क्या क्या कहा गया है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
एमएसएमई उद्यमिता को बढ़ावा देने, मतलब एमएसएमई का उद्देश्य जो है ना वो उद्यमिता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसका एमएसएमई जो इकाइयां हैं उनका उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना है, सही बात है। अपेक्षाकृत कम पूंजीगत लागत पर बड़ी संख्या में नौकरियों का सर्जन करना है, ये बिल्कुल लाइन सही। जो भारी जनसंख्या वाले देश हैं जहां सामान्यतः अर्धकुशल व अकुशल श्रमिक रहते हैं उनको रोजगार उपलब्ध करवाने का जो सबसे महत्वपूर्ण जरिया है वो कौन है? एमएसएमई है, क्योंकि कम लागत पर जो है ना ये भारी जनसंख्या को क्या करेगा? रोजगार उपलब्ध कराएगा। तो पहला कथन आपका क्या है? सही है। ये इंपॉर्टेंट आ गया है भाई, ध्यान रख लेना। यह क्षेत्र कृषि के बाद दूसरे स्थान पर रोजगार उपलब्ध कराता है। सामान्यतः अपन किताबों में क्या पढ़ते हैं कि कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार टेक्सटाइल इंडस्ट्री उपलब्ध कराती है ना, या वस्त्र उद्योग। तो यहाँ ये भी ध्यान रख लेना, अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री विकल्प में नहीं मिलता है तो आपको करना है कि कृषि के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रोजगार कौन सा उद्योग उपलब्ध करवाता है? एमएसएमई उद्योग। कौन सा उद्योग? एमएसएमई उद्योग। नवंबर 2024 तक एमएसएमईज ने 23.24 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार दिए हैं। तब तक नवंबर 2024 तक एमएसएमई जो सेक्टर है उसने 23.24 करोड़ लोगों को रोजगार दिए हैं, है ना। अब फिर से एक इंपॉर्टेंट 4 नंबर वाला, ये भी ध्यान रखना। एक मंच है उद्यम सहायता मंच, है ना। कौन सा मंच है? उद्यम सहायता मंच है, जो किसके द्वारा विकसित किया गया है? सिडबी के द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ एक मंच का नाम लिखा गया है, कौन सा? उद्यम सहायता मंच, जो किसने विकसित किया है? सिडबी के द्वारा विकसित किया गया है, और जनवरी 2023 में इसको लॉन्च किया गया था, है ना। तो एक उद्यम है, एक मंच है उद्यम सहायता मंच, जो किसके द्वारा विकसित किया गया? सिडबी के द्वारा। और इसको लॉन्च कब किया गया? इसकी शुरुआत कब की गई? जनवरी 2023 में। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है अनौपचारिक सूक्ष्म उद्योगों को औपचारिक क्षेत्र में लाना। मतलब जो एमएसएमई सेक्टर्स है, जो अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करवा रखा है ना, तो जो अनौपचारिक सूक्ष्म उद्योग है उनको औपचारिक क्षेत्र में लेकर आना, और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण जैसे लाभ पहुंचाना, है ना। प्राथमिकता के साथ जो है ना इनको जो ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है उसका लाभ जो है ना इन अनौपचारिक सेक्टर वाले सूक्ष्म जो आपके उद्योग है उनको दिलाना किसका काम है? उद्यम सहायता मंच का काम है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला? उद्यम सहायता मंच सिडबी के द्वारा विकसित किया गया। लॉन्च कब किया गया? जनवरी 2023 में, ठीक है ना। देखो पर्सन बना दिया गया है, पर्सन बना दिया गया है। सरकार ने अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक क्षेत्र में लाने और उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी पहल की है? तो कौन सी पहल की है? उद्यम सहायता मंच, उद्यम पोर्टल, चैंपियंस पोर्टल या रैंप पोर्टल। तो अभी तो पढ़ा है कौन सा वाला जो है ना वो पहल की गई है? उद्यम सहायता मंच पहल की गई है, ठीक है। जो किसके द्वारा विकसित किया गया? सिडबी के द्वारा विकसित किया गया, और जनवरी 2023 में इसको लॉन्च किया गया। अभी तो हमने इकोनॉमिक सर्वे की बातें पढ़ी है ना, तो उसी में पर्सन भी बना दिया गया है आपके लिए, है ना, कि औपचारिक सूक्ष्म उद्योगों को अनौपचारिक सूक्ष्म उद्योगों को औपचारिक क्षेत्र में लाने और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण सुविधा उन्हें उपलब्ध कराने के लिए सिडबी के द्वारा जनवरी 2023 में कौन सी पहल शुरू की गई? उद्यम सहायता मंच पहल जो है ना वो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। महत्वपूर्ण बात है ये, ठीक है ना। अगला देखिएगा, ये भी बड़ा काम का है, ठीक है। अगर नजर नहीं आ रहा है ना, तो एक बार रुक जाइएगा, मैं दूसरी स्लाइड है ना वो ले रहा हूं। स्लाइड पर जो है ना ये नजर आ जाएगा। अगर इसमें नजर नहीं आ रहा है तो देखो वाली स्लाइड पर जो है ना वो नजर आ जाएगा। हाँ ये रहा। अभी जो है ना बजट जो आया था, केंद्रीय बजट 2024-25-26,
उस बजट में एमएसएमई का जो है ना वो एक नया वर्गीकरण किया गया है, और वो नया वर्गीकरण जो है ना ये भी महत्वपूर्ण है। एमएसएमई का जो नया वर्गीकरण किया गया है, देखो लिखा हुआ है न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई, ठीक है ना। पहले तो क्या था, अभी करंट में क्या था और रिवाइज में क्या हुआ। पहले कौन सा है, माइक्रो एंटरप्राइज है ना, जिसको अपन बोल सकते हैं कौन सा, सूक्ष्म उद्योग की बात हो रही है। सूक्ष्म उद्योग इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ पहले की अगर बात करें तो, है ना, मतलब निवेश की जो सीमा थी ना सूक्ष्म उद्योग में, इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया निवेश। निवेश की जो सीमा थी ना वो कितने करोड़ थी, 1 करोड़। कितने करोड़, 1 करोड़ पहले, ठीक है। और टर्नओवर जो है, कौन सा टर्नओवर जो था ना वो कितने करोड़ तक का था, वो था 5 करोड़ तक का। ये है आपका कौन सा, सूक्ष्म उद्योग, है ना, माइक्रो एंटरप्राइज, इसमें निवेश की सीमा 1 करोड़ और टर्नओवर सालाना 5 करोड़ था, ठीक है। फिर इसमें क्या किया गया, इस बजट में क्या किया गया है, बजट में इसको रिवाइज किया गया, और अब जो आपका सूक्ष्म एंटरप्राइज है इसमें इन्वेस्टमेंट की सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया, 2 करोड़, और टर्नओवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया, 10 करोड़। टर्नओवर को बढ़ाकर कितना कर दिया, 10 करोड़, ठीक है। मतलब अब प्रश्न ये बनेगा, हालांकि दोनों प्रकार का प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना। सूक्ष्म उद्योग, ये जो सूक्ष्म आपका वो है एंटरप्राइज, सूक्ष्म जो उद्योग है उसमें निवेश की सीमा पहले 1 करोड़, बजट में बढ़ाकर 2 करोड़। टर्नओवर पहले 5 करोड़ सालाना, अब बढ़ाकर कितना, 10 करोड़, ठीक है। किसके लिए, माइक्रो एंटरप्राइज के लिए। फिर स्मॉल एंटरप्राइज के लिए, है ना, स्मॉल एंटरप्राइज जो लघु है उसके लिए, स्मॉल एंटरप्राइज के लिए पहले निवेश सीमा थी 10 करोड़। निवेश सीमा कितनी थी, 10 करोड़, ठीक। टर्नओवर कितना था, 50 करोड़, पहले ये था। इसके लिए स्मॉल एंटरप्राइज के लिए निवेश की सीमा 10 करोड़, टर्नओवर 50 करोड़। अब निवेश की सीमा को बढ़ाकर तो कर दिया 25 करोड़, और टर्नओवर को बढ़ाकर कर दिया 100 करोड़। कितने करोड़ कर दिया, 100 करोड़, ठीक है। मीडियम एंटरप्राइज के लिए पहले निवेश की सीमा थी 50 करोड़ और टर्नओवर था आपका कितना, 250 करोड़। अब क्या कर दिया, बजट में निवेश की सीमा 50 करोड़ से बढ़ाकर 125 करोड़ कर दिया, है ना, और टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया है। तो ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना, दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। न्यू क्लासिफिकेशन से पहले का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। नया क्लासिफिकेशन तो क्या है, तो ये जो माइक्रो एंटरप्राइज है इसमें निवेश की सीमा 2 करोड़, टर्नओवर 10 करोड़। स्मॉल जो एंटरप्राइज है इसमें निवेश की सीमा 25 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़। मीडियम में निवेश की सीमा 125 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़। बड़ा ही महत्वपूर्ण था, ठीक है ना, है ना। अब वापस से उसी स्लाइड पर चलते हैं, आ जाओ। अब वापस से देखो, और यहां से आरएस मेंस तो भी लगा था, आरएस मेंस जो मतलब 2 दिन पहले लगा था, है ना, 1 दिन पहले लगा था, उसमें ये प्रश्न आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कौन से वाला जो मैं बताऊंगा अभी, पहले तो ये लाइन पढ़ लो। रिपोर्ट्स के अनुसार एमएसएमई का योगदान भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% है और विनिर्माण उत्पादन का लगभग 45% है, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद का तो लगभग कितना, 30%, और विनिर्माण उत्पादन का लगभग 45% का जो योगदान है वो आपका किसका है, एमएसएमई सेक्टर्स का है। किसका है, एमएसएमई सेक्टर का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न आया था जो मैं अभी बता रहा हूं, ट्रेड्स। कौन सा प्रश्न आया था, ये प्रश्न आया था आपके आरएस मेंस में, ट्रेड्स, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। ट्रेड्स का मतलब क्या है ना, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ठीक है। ट्रेड्स मतलब व्यापार प्राप्य बट्टाकरण या छूट प्रणाली, है ना। इसका मतलब यह है, इसका अर्थ क्या है कि एमएसएमई को कॉर्पोरेट से मिलने वाले, है ना, कॉर्पोरेट से मिलने वाले प्राप्यों, मतलब जो भी उनको एड्स वगैरह मिलते हैं या अनुदान वगैरह मिलते हैं, तो प्राप्यों के भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई एक पहल है। जो रिसीवेबल डिस्काउंटिंग है ना,
कौन प्राप्त हो रहा है? जो आपका डिस्काउंट जो प्राप्त होता है किसको? एमएसएमई को। किससे प्राप्त होता है? कॉर्पोरेट जो हाउसेज हैं उनसे प्राप्त होता है ना। तो उनके भुगतान के लिए ट्रेड्स की शुरुआत जो है ना वो किसके द्वारा की गई है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एमएसएमई की महत्वपूर्ण जरूरतों जैसे तत्काल प्राप्तियों का नगदीकरण, जो भी उनको क्या दी गई है, छूट्स वगैरह, एड्स वगैरह दी गई है ना, उनका नगदीकरण, तत्काल उनका नगदीकरण, और पहला जोखिम को समाप्त करने वाले दोहरे मुद्दों का समाधान करना। मतलब जोखिम जो बना रहता है, जोखिम से एमएसएमई सेक्टर के जो उद्यमी है ना, उनको बाहर निकालना, ये इसका क्या है? उद्देश्य है। और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को बता दिया है कौन सा वाला? ट्रेड्स वाला। पर्सन जो है ना 95% पर्सन बनेगा ट्रेड्स के ऊपर, अगर एमएसएमई सेक्टर पर पर्सन बनता है तो। ये आरएस मेंस में भी किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चल, है ना। पर्सन क्या है? भारत में 2019-20 के लिए चालू कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन में मध्यम लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों का जीएवीए में हिस्सा था। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2023। मतलब देश की जीएवीए में, है ना, सकल राज्य मूल्य वर्धन, सकल मूल्य वर्धन में इस एमएसएमई सेक्टर का वर्ष 2019-20 में कितने परसेंट का योगदान था? तो कितने परसेंट का? 33.03%। हमने देखा ना पीछे, अभी लगभग 30% का है आपके इसमें जीडीपी में, और विनिर्माण के क्षेत्र में लगभग कितने परसेंट का है? 45% का योगदान है। तो अभी हमने देखा भी था, तो ये वाला परसेंट जो है ना वो आपका बना था आर्थिक समीक्षा के अनुसार। और अच्छा, ये तो एग्जाम में पूछा गया है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दवा उद्योग के बारे में सही है? सेकंड ग्रेड एग्जाम्स 2023, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2023। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग फार्मास्यूटिकल उत्पादन मात्रा के अनुसार विश्व के तीसरे स्थान पर है। बिल्कुल क्या है? सही है। भारत वैश्विक आपूर्ति में 30% हिस्सेदारी के साथ जेनेरिक दवाओं का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। दूसरा सबसे बड़ा आपूर्ति करता है तो है, लेकिन 30% नहीं है। अभी कितना परसेंट नहीं है? 30% नहीं है। तो ये क्या हो गया? और दूसरा भी नहीं है, दूसरा बड़ा जो है ना वो आपूर्ति करता नहीं है भारत। भारत सबसे बड़ा आपूर्ति करता है किनका? इनका जेनेरिक दवाओं का, इनका जेनेरिक दवाओं का। तो इस वजह से ये जो है ना आपका क्या हो गया है? गलत हो गया है। केवल एक कथन जो है ना इसका क्या है? सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो आर्थिक समीक्षा 2024-25 में क्या क्या बातें जो है ना वो आपकी दी गई है। तो देखो, भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। बिल्कुल सही बात है। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग में जेनेरिक कौन सा है? जेनेरिक दवाओं, बल्क ड्रग्स, ओवर द काउंटर दवाओं, टीको, है ना, बायोसिमिलर और बायोलॉजिक्स को शामिल करते हुए एक विविध उत्पाद पोर्टफोलियो बनाता है। मतलब भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग जो है ना वो विविधतापूर्ण है। भारत का फार्मास्यूटिकल जो उद्योग है वो क्या है? विविधतापूर्ण है। इसका मतलब ये है, वित्त वर्ष 2023 में फार्मास्यूटिकल्स, औषधि और वनस्पति उत्पाद उद्योग का कुल उत्पादन 4.56 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। किस किस का? फार्मास्यूटिकल, औषधि और वनस्पति उत्पाद उद्योग का कुल उत्पादन 4.56 लाख करोड़ तक जो है ना वो आपका पहुंच गया, ठीक है ना। वित्त वर्ष 2024 में फार्मास्यूटिकल्स, है ना, का कुल वार्षिक कारोबार, टोटल वार्षिक कारोबार की बात हो रही है, 4.17 लाख करोड़ रुपए था। कब? वित्त वर्ष 2024 में। कितना था? 4.17 लाख करोड़ कुल व्यापार, है ना, कुल वार्षिक व्यापार किसका? फार्मास्यूटिकल्स का 4.17 लाख करोड़ का था। पिछले 5 वर्षों में औसतन 10% की दर से बढ़ा है भारत का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। पिछले 5 सालों में 10% की दर से औसतन। कुल व्यापार में निर्यात का हिस्सा 50%। मतलब कितना था? ये देखो यहाँ, कुल वार्षिक कारोबार व्यापार कितना है?
4.17 लाख करोड़ है। इसमें से निर्यात का हिस्सा जो है ना वो कितना परसेंट है, लगभग 50% है। मतलब कितना निर्यात किया गया है ना, 2.19 लाख करोड़ रुपए के फार्मास्यूटिकल्स जो है ना वो निर्यात किए गए, किसके द्वारा, भारत के द्वारा। तो ये भारत का कौन है, फार्मास्यूटिकल उद्योग है, इस वाली आर्थिक समीक्षा के अनुसार। ठीक है, वापस से देख लेना, तीसरा बड़ा है, विविधतापूर्ण है ना। 2023 में फार्मास्यूटिकल औषधि वनस्पति उत्पाद उद्योग का कुल उत्पादन जो है ना वो 4.56 लाख करोड़ हुआ। वर्ष 2024 में कुल व्यापार 4.17 लाख करोड़ का था, जिसमें जो आपका वो था ना वो कितने का था, ध्यान रखना, कितने का था निर्यात का हिस्सा, 50% था, है ना, ये ध्यान रख लीजिए। ठीक है, आगे आगे देखिएगा, आगे क्या है, फिर से आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के चिकित्सा उपकरण उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा उद्योग है, चिकित्सा उपकरण उद्योग है ना। फार्मास्यूटिकल आपका जा चुका है, अब चिकित्सा उपकरण उद्योग है। क्या क्या बातें हैं, भारत वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजार का अनुमानित 1.5% हिस्सा रखता है। मतलब जितना भी वैश्विक चिकित्सा बाजार है उसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 1.5% की हिस्सेदारी है। वैश्विक चिकित्सा जो आपका उपकरण उद्योग है, चिकित्सा उपकरण जो उद्योग है, वैश्विक चिकित्सा उपकरण जो उद्योग है उसमें भारत का हिस्सा 1.5% है। ठीक, वैश्विक स्तर पर भारत का चिकित्सा उपकरण बाजार शीर्ष 20 देशों में शामिल है। वैश्विक स्तर पर है ना, चिकित्सा उपकरण उद्योग के मामले में भारत विश्व के टॉप 20 में शामिल है। एशिया में भारत का चिकित्सा उपकरण बाजार जापान, चीन व दक्षिणी कोरिया के बाद में चौथे स्थान पर है। किस किस के बाद में, जापान, चीन और दक्षिणी कोरिया के बाद में कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। भारत का चिकित्सा उपकरण उद्योग लगभग 15% CAGR के साथ बढ़ रहा है। सारे ही कथन आपके क्या हैं, सही है ना। वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजार का 1.5 गुना है ना। शीर्ष देशों में आता है, वैश्विक चिकित्सा उपकरण का जो बाजार है उसमें टॉप 20 देशों में आता है। एशिया में चौथा स्थान रखता है इस चिकित्सा उपकरण बाजार के संदर्भ में, और लगभग इसका जो CAGR है ना, चक्रवर्ती वार्षिक जो वृद्धि है वो कितने परसेंट की है, 15% की है। क्या सारे कथन आपके क्या है, सही है। आगे देखो, प्रथम औद्योगिक नीति कब जारी की गई भैया, सेकंड ग्रेड में तो मैंने कहा। प्रथम औद्योगिक नीति कब जारी की गई, 6 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1946, सॉरी 6 सितंबर, 8 अप्रैल और 8 सितंबर 1948। तो इसका आंसर है 6 अप्रैल 1948। क्या देखो यहां से, पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को तात्कालिक उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जारी की गई। अपने को यह ध्यान रखनी है कौन सी, दूसरी औद्योगिक नीति तो 56, और यही अपने लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में रख दिया गया, 3 श्रेणियों में। श्रेणी ए जिसमें 17 उद्योग आए, श्रेणी बी जिसमें 12 उद्योग आए, मतलब श्रेणी ए 17 उद्योग, श्रेणी बी 12 उद्योग, और श्रेणी सी जो है ना उसमें शेष सभी उद्योग। इन 17 और 12 के अलावा जो बच गए वो कौन सी श्रेणी के हो गए, सी श्रेणी के। सबसे महत्वपूर्ण बात, श्रेणी बी व सी व श्रेणी सी के उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य था। कौन से उद्योगों के लिए, आपके श्रेणी बी और श्रेणी सी के उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य था, है ना। इस औद्योगिक नीति को भारत में लाइसेंस कौन सा है, लाइसेंस परमिट कोटा राज की शुरुआत हुई। कौन सी से, इस 1956 की औद्योगिक नीति। दूसरी औद्योगिक नीति औद्योगिक क्षेत्र की बाइबिल, आर्थिक संविधान नाम से जानी जाती। ठीक है, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये औद्योगिक। ठीक है, औद्योगिक नीति 1991, 90 के आर्थिक संकट के बाद PM नरसिम्हा राव जी की सरकार के द्वारा 24 अगस्त 1991 को जारी की गई।
ये भी थोड़ा सा आप क्या करना, ध्यान रखना। बाकी ये दूसरी औद्योगिक जो नीति है ना वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1991 की जो नवीन औद्योगिक नीति थी ना उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी? एक तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया, बिल्कुल सही। लाइसेंसीकरण की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया, जो लाइसेंस परमिट जो कोटा राज वाली व्यवस्था थी उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक। एमआरटीपी एक्ट 1969 को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कौन से एक्ट को भी समाप्त कर दिया गया? एमआरटीपी एक्ट 1969 को भी समाप्त कर दिया गया। एफडीआई एफआईआई विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया, मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोत्साहित किया गया, है ना। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया गया। ये सारी ही किसकी विशेषताएं हैं? तो 1991 की जो औद्योगिक नीति है जो 24 अगस्त जारी हुई की विशेषताएं हैं। अब प्रश्न कहां से आएगा? वर्तमान में 5 उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ये 5 उद्योग कौन से हैं? एक तो देखो कौन सा है, औद्योगिक विस्फोटक एवं बारूद, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस एवं रक्षा, खतरनाक रसायन, तंबाकू, सिगरेट एवं संबंधित उत्पाद वाले उद्योग और मादक पेय पदार्थ। ये 5 उद्योग है, इनके लिए क्या लेना अनिवार्य है? इनके लिए जो है ना लाइसेंस लेना अनिवार्य है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। इस्पात उद्योग के संदर्भ में क्या क्या बातें दी गई हैं तो वो भी देख लेते हैं। इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिएगा। कोई किसकी बात हो रही है भैया? आर्थिक समीक्षा, है ना, 2024-25 बात हो रही है। क्या है? वित्त वर्ष 2025 में, मतलब अप्रैल से नवंबर की बात है, तो वित्त वर्ष 2025 में देश की अपरिष्कृत इस्पात उत्पादन में 3.3% की हिस्सेदारी तथा तैयार इस्पात उत्पादन में 4.6% की वृद्धि हुई। अच्छा सॉरी, हिस्सेदारी नहीं है, वृद्धि हुई। मतलब 25 में देश की अपरिष्कृत इस्पात उत्पादन में जो वृद्धि हुई ना वो 3.3% और तैयार इस्पात उत्पादन में वृद्धि रही 4.6%। वित्त वर्ष 2024 में वही अप्रैल से नवंबर भारत स्टील का शुद्ध आयातक था। वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल से नवंबर भारत स्टील का शुद्ध आयातक है ना। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे 23-24 क्या कहता है? सुनो, पिछले दशक में भारत तैयार इस्पात का शुद्ध निर्यातक रहा। यहां क्या कह रहा है? वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल से नवंबर भारत स्टील का शुद्ध आयातक, इंपॉर्टेंट है। वित्त वर्ष 25 में अप्रैल से नवंबर भारत स्टील का शुद्ध आयातक, और पिछले दशक में भारत तैयार इस्पात का शुद्ध निर्यातक। आर्थिक समीक्षा 2023-24। और पिछले 5 वर्षों में से 4 वर्षों में भारत तैयार इस्पात का शुद्ध निर्यातक, यहां क्या है? आयातक है 25, लेकिन 24 में। और पिछले 5 वर्षों में 4 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में से 4 वर्षों में शुद्ध निर्यातक रहा। वही आर्थिक समीक्षा 2023-24, ठीक है। अक्टूबर 2023 में, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फैक्चुअल प्रश्न बन सकता है। अक्टूबर 2023 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के नगरनार में संयंत्र लगाया गया। नगरनार में संयंत्र लगाया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। आगे, और इसको तो वैसे भी इंपॉर्टेंट मान के चल लेना रवि, इकोनॉमिक सर्वे में कि आजकल इसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, इसलिए बोल रहा हूं। क्या है? आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार ऑटोमोबाइल उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। वित्त वर्ष 2024 में ऑटोमोबाइल की घरेलू बिक्री 12.5% की वृद्धि दर्ज करती है। मतलब भारत में 2024 में ऑटोमोबाइल की जो बिक्री है ना उसमें कितने परसेंट की? 12.5%। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ने वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2024 के मध्य तक 17.5 CAGR से वृद्धि की है। ये इंपॉर्टेंट है ना। CAGR दिया गया है किसका? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का, वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2024 तक। और कितने चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा? 17.5। मतलब 1.90 लाख करोड़ का था इलेक्ट्रॉनिक जो बाजार है,
वो 1.90 लाख करोड़ से 9.51 लाख करोड़ का हो गया। ठीक है, देश का इलेक्ट्रॉनिक बाजार वैश्विक बाजार का 4% है। ध्यान रखना, देश का इलेक्ट्रॉनिक बाजार वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक बाजार का 4% है तथा भारत में बड़े पैमाने पर असेंबलिंग की जाती है। डिजाइन और घटक विनिर्माण भारत में सीमित है, मतलब मोबाइलों की असेंबलिंग की जाती है और नाम मात्र ही अपने यहाँ मोबाइलों का डिजाइन व घटकों का निर्माण होता है, अपने यहाँ असेंबलिंग होती है। लिखा हुआ है ना कि देश का इलेक्ट्रॉनिक बाजार वैश्विक बाजार का 4% है तथा बड़े पैमाने पर असेंबलिंग पर आधारित है, मतलब देश में बड़े पैमाने पर क्या की जाती है, असेंबलिंग की जाती है। डिजाइन और घटक निर्माण तो अपने यहाँ क्या है, सीमित है। ठीक है, देश में 99% स्मार्टफोन का निर्माण घरेलू स्तर पर किया गया। 99% असेंबलिंग की बात हो रही है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक जो बाजार है वो किस पर आधारित है, असेंबलिंग पर। तो 99% जो स्मार्टफोन का उत्पादन हुआ ना वो असेंबलिंग पर आधारित है। वित्त वर्ष 2024 में 33 करोड़ मोबाइल यूनिट का उत्पादन हुआ। 24 में कितने, 33 करोड़ मोबाइल बने, जिनमें से 75% से अधिक जो है ना वो 5G इनेबल। 75% कितने थे, 5G इनेबल। ठीक है, और फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट पर्सन आ जाएगा, पर्सन भी छप सकता है ना। WIPO रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 पेटेंट दाखिल करने वाले क्षेत्रों में कौन से स्थान पर है। मतलब इस वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत पेटेंट दाखिल करने वाले टॉप 10 देशों में कौन से स्थान पर है। इसका आंसर है 6वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 6वें स्थान पर है। ठीक है ना, देखो कैसे है, मैं एक बार थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। देखिएगा, है ना, कोर्ट क्या कह रही है, तो देखिएगा एक बार कोर्ट जो है ना वो आपकी क्या कहती है, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है ना। देखिएगा, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 6वें स्थान पर है। भारत ने पेटेंट आवेदन मुख्य रूप से, अच्छा भारत ने पेटेंट जो है ना वो कौन से क्षेत्र में किए हैं सबसे ज्यादा, तो देखो एक तो कौन सा क्षेत्र है, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे ज्यादा पेटेंट। दूसरा मैकेनिकल जो क्षेत्र है, और तीसरा बायोमेडिकल जो क्षेत्र है, और एक कौन सा है, संचार क्षेत्र। मतलब भारत ने सबसे ज्यादा जो पेटेंट है ना, पेटेंट के जो आवेदन है वो आपके कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और बायोमेडिकल और संचार क्षेत्र में किए हैं। ठीक है, स्टार्टअप, SME, महिला आविष्कारों, सरकारी विभागों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए पेटेंट जांच प्रक्रिया में तेजी आई है। मतलब इन क्षेत्रों ने जो है ना वो पेटेंट करना शुरू किया है। वर्ष 2014-15 से पेटेंट दाखिल करने में 2 गुना की वृद्धि हुई तथा पेटेंट अनुदान में 2014-15 से 17 गुना की वृद्धि हुई। पेटेंट दाखिल करने में 2 गुना की वृद्धि और पेटेंट अनुदान में 17 गुना की वृद्धि हुई। सबसे महत्वपूर्ण यह है, घरेलू शैक्षणिक संस्थानों द्वारा पेटेंट दाखिल करने की संख्या वर्ष 2021-22 में 7,405 से बढ़कर, है ना, वित्त वर्ष 2024 में 3 गुना, मतलब 23,306 हो गई। ये अपने लिए काम का है। तो अपनी शैक्षणिक संस्थान है, उन्होंने वर्ष 2020-21 में 21-22 में शैक्षणिक संस्थानों ने 21-22 में 7,405 पेटेंट दाखिल किए।
वो आपके 24 में बढ़कर कितने हो गए? 23,306 हो गए। इसके आगे वाला भी इंपॉर्टेंट है, महिला आवेदकों द्वारा पेटेंट दाखिल करने की संख्या वित्त वर्ष 2015 में 15 से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 5,185 हो गई। मतलब वर्ष 2015 में महिलाओं द्वारा, केवल कितनी महिलाओं द्वारा पेटेंट आवेदन किया गया था? 15 महिलाओं के द्वारा। कितनी महिलाओं के द्वारा? केवल ही 15 महिलाओं के द्वारा पेटेंट के लिए आवेदन किया गया। और वर्ष 2024 में कितनी महिलाओं के द्वारा जो है ना वो पेटेंट आवेदन किए गए? 5,183। इंपॉर्टेंट है ये भी, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और फिर मत बोलना कि प्रश्न कहां से आया, यहां से आया, कहां से आया, यहां से आया, ठीक है ना। और लास्ट है आज का, उसके बाद में ये जो आपका औद्योगिक, भारत में औद्योगिक सेक्टर का जो विकास है, किस प्रकार के प्रश्न जो है ना वो पूछे गए, उनका मैंने विश्लेषण कर दिया। इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रही है, उसका विश्लेषण कर दिया। किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, वो प्रश्न आपके सामने आ गए, ठीक है ना। तो एक बार आप जो है ना वापस से भी क्लास को देख सकते हो, ताकि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए, है ना। देखो, वैश्विक नवाचार सूचकांक, है ना, कौन सा है? वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक 2015 में 81 थी, से सुधरकर 2024 में 133 अर्थव्यवस्थाओं में 139वें स्थान पर आ गए हैं। यही इंपॉर्टेंट है, आजकल इसी प्रकार का प्रश्न पूछता है, आपसे पूछ लेगा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की कितनी अर्थव्यवस्थाओं में 39वीं रैंक थी? तो कितनी अर्थव्यवस्थाओं में? 133 अर्थव्यवस्थाओं में कौन सी रैंक थी? 39वीं रैंक, ठीक। यह है 38 निम्न मध्यम आय समूह अर्थव्यवस्थाओं में प्रथम स्थान पर है। मतलब विश्व के 38 निम्न आय वाले देश हैं, अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसमें 38 में भारत का कौन सा स्थान आता है? पहला। तथा मध्य व दक्षिणी एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में प्रथम स्थान पर आता है। एशिया की जो 10 अर्थव्यवस्थाएं हैं, कौन से वाले एशिया की? मध्य और दक्षिणी एशिया की। मध्य एशिया में मतलब जो आपके कजाकिस्तान, मंगोलिया, है ना, ताजिकिस्तान वगैरह जो देश, और दक्षिणी में जो आपके नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान वाले, उनकी बात हो रही है। तो मध्य व दक्षिणी एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में पहले स्थान पर, 38 निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में पहले स्थान पर है, ठीक है। और फिर से इंपॉर्टेंट, भारत अमूर्त परिसंपत्ति गहनता 7वें स्थान पर है, ठीक। वैश्विक नवाचार में तो 33 अर्थव्यवस्था में 39वें स्थान पर, 2015 में 81वें स्थान पर था, अब आ गया 39वें स्थान पर, है ना। और भारत अमूर्त परिसंपत्ति गहनता में 7वें स्थान पर है। भारत WTO द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर रैंकिंग, ये भी ध्यान रखना, एक वो है अंक है, ध्यान रखना। यहां देखो क्या है, भारत WTO द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर रैंकिंग 2024 में 4 शहरों के साथ दुनिया के शीर्ष 100 विज्ञान प्रौद्योगिकी क्लस्टर में चौथा स्थान रखता है। ये भी ध्यान रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। कहीं ऐसी की ऐसी लाइन जो है ना वो आपकी एग्जाम में पूछ ली जाए, ध्यान रखिएगा। मैं आपको पहले बता चुका, मैंने एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर श्री द्रोणाचार्य क्लासेज के नाम से जो है ना वो आपका ऑनलाइन वो है यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर वैश्विक जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनका भी जो है ना वो क्लास अपलोड कर दी गई है। और जो आपका जनसंख्या और प्रवास वाला जो टॉपिक है वो भी अपलोड कर दिया गया है। पर्यावरणीय समस्या भी जो है ना वो अपलोड कर दी गई है। ऊर्जा संसाधन जो है ना क्लास भी जो है ना अपलोड कर दी गई है। और अपने वाले चैनल पर जो है ना भारत में कृषि विकास आपका हो गया है और उद्योगों का विकास आपका हो गया है। जल्दी ही जो है ना वो आपका सेवा सेक्टर और भारत का आयात निर्यात भी जो है ना वो अपलोड कर दिया जाएगा। और बहुत ही शानदार जो है ना वो कंटेंट है, आराम से इसको पढ़िए, एक बार जो है ना वो पर देखिए। हाँ, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में भारत का सेवा सेक्टर लेकर और भारत का आयात निर्यात लेकर किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे का विश्लेषण करते हुए। जो आप सभी का